हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस मैं फिर से द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार पॉलिटी की क्लास 12, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट को बिल्कुल कंप्लीट करने वाले। बिल्कुल यानी आप लोग देखिएगा, ये मुझे लगती है आज तक की सबसे लंबी पीडीएफ होने जा रही है। और इस पीडीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड एग्जिस्ट करता हो, इंडिया में एग्ज़ाम्स में आता हो और इस पीडीएफ में ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस पीडीएफ यू विल हैव टू पे ₹99। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर ये सेम चीज़ ऐसी कोई पीडीएफ कोई बड़ी संस्था या कोई बड़े टीचर बेच रहे होते तो आप लोग शायद इसे और भी कई गुना ज़्यादा दाम दे के ख़रीद लेते। बट जस्ट बिकॉज मैं कोई नहीं हूँ, मेरी पहचान कुछ नहीं है, तो मैं आपको जितना भी कोई अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे दूँ आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात पे कभी भी बिलीव नहीं करोगे। तो यही फ़ायदा होता है एक सोशल मीडिया पे अपनी पहचान रहने की, कि आप झूठ भी बोलो तो लोग आपको सच्चा समझते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने प्रेसिडेंट के सारी आर्टिकल्स दे दी हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ये आपका काम है, आपको याद करना है। ठीक है, आर्टिकल्स तो डायरेक्ट आते रहते हैं, 52 क्या है, 62 क्या है, 72 क्या है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। यानी इन शॉर्ट प्रेसिडेंट एक देश का हेड है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन। और प्रेसिडेंट की वाइफ को क्या बोला जाता है, जैसे कि ये फर्स्ट सिटीजन है उन्हें फर्स्ट लेडी कहा जाता है। ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आखिर इलेक्ट होते कैसे हैं? तो जैसे नॉर्मली एक नेता या एक मंत्री कैसे इलेक्ट होता है, जनता का द्वारा उसे वोट दे के चुना जाता है और वो जाके बन जाता है विधायक या सांसद। विधायक बोलने से एमएलए, सांसद बोलने से संसद में बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट प्रेसिडेंट उनसे हटके है। द प्रेसिडेंट बीइंग ओनली द नॉमिनल हेड, वो तो नाम मात्र का ही हेड है। जैसे कि पिछले आपको चैप्टर्स में मैंने आपको कुछ बता ही दिया है कि एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ही एक्चुअल रियल हेड है। प्रेसिडेंट तो मात्र एक रबर स्टैंप है। नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी लोगों के द्वारा वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। हम सब नेता, एमएलए और एमपी को इलेक्ट करके भेजते हैं। ये एमएलए एमपी अपने अंदर से एक आदमी को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बना देता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं जनता ही इलेक्ट करती है, बस ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें वोट डालते हैं। अच्छा, तो कौन कौन वोट करते हैं? पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा, जितने भी राज्य के, जितने वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबली है, तीनों के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही ये इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में ही मात्र 3 में ही है लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तीनों के मेंबर्स ही, इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं रहते। द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल बैलेट। तो आपको समझना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट है ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये हर एग्जाम में आती रहती है कि प्रेसिडेंट इस मेथड से इलेक्ट होता है। तो ये मेथड क्या समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझ लीजिए कौन कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। और एक एमएलए और एक एमपी के वोट के वैल्यू क्या होती है, वो भी फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, obviously he must be a citizen of India, he must have completed 35 years of age, he must be qualified for election to the Lok Sabha, यानी लोकसभा में जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसके पास होनी चाहिए। 35 साल की उम्र होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो बाकी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट यहाँ पर बना हुआ है और उधर कोई सरकारी कंपनी का हेड भी बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं। वो अगर प्रेसिडेंट है तो उसे बाकी सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। इन यूएसए ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट, बट भारत में बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन दोनों ही मेथड से, यानी इंडियन नागरिक होना चाहिए। हम लोग नहीं देखते कि वो बाय बर्थ है कि नहीं इंडियन। अ सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर कैन कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई ये क्यों लिख दिया कि भाई एक ऑलरेडी जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ऑलरेडी जो अभी प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट है, अभी मान लीजिए मैं गवर्नर हूँ कहीं का या मैं एक मिनिस्टर हूँ, तो मैं प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकता हूँ।
तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि ना इस वाले पॉइंट की वजह से, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखा है ना। तो सरकार के अंदर में यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी पद वो होल्ड नहीं करना चाहिए, पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए, तो ये सब सरकारी पद ही है ना। बट याद रखिए इन 4 सरकारी पद में अगर वो रहता है, वो इसे होल्ड करते हुए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ वो अलग बात है, वो बन जाने के बाद इसे छोड़नी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दे दिया है, आज तक पहला राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी तक की द्रौपदी मुर्मू तक, सबकी सीक्वेंस मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, ये आपका काम है, आप देख लीजिए कौन किसके बाद आया। कंडीशन ऑफ सर्विस, अब प्रेसिडेंट तो तुम बन गए, अब बन गए तो वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, अगर तुम कहीं पर नेता मंत्री हो तो वहाँ के संसद से तुम्हें हट जाना है, वहाँ के वो विधायक बनना और नहीं है, वहाँ से हटना है, तभी तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो। बनने टाइम तुम रह सकते हो, लेकिन वंस यू हैव बिकम द प्रेसिडेंट फिर वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट, और जिस दिन तुम प्रेसिडेंट बनते हो अगर तुम वो गद्दी नहीं भी छोड़ोगे तो ये मान लिया जाता है कि वहाँ से तुम्हारा नेम डिलीट हो चुका है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और बाकी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट एनी पेमेंट, राष्ट्रपति भवन में उसे रहने को मिलेगा, और प्रेसिडेंट को जितना भी सैलरी मिलता है सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से, जहाँ पर सारी सैलरीज मैंशनड है उतनी उसको मिलेगी। His condition of service cannot be varied to his disadvantage during his term of office। अभी मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बन जाती है, प्रेसिडेंट बनने के बाद ये कुछ सरकारी विरोधी काम करती है, तो ऐसे नहीं इसका सैलरी अभी 4 लाख है तो उसको घटा के अभी 3 लाख कर देंगे, नहीं। अगर आपको चेंज करना है तो वहाँ से द्रौपदी मुर्मू हट जाएगी, उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट आने वाला है, ये जो बीच वाली पीरियड है आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बन जाने के बाद जो कंडीशंस तय हुए थे उसी पे आपको टिकनी पड़ेंगे, आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते कुछ भी हो जाए। ही इज़ इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, ये तो हमने पिछली वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुकी है कि क्रिमिनल केसेस के तो उसका ऊपर कोई भी चार्जेस आप नहीं लगा सकते, बट सिविल केसेस में आप क्या उसे 2 महीने 2 मंथ्स के प्रायर नोटिस दे के सारे काम कर सकते हो, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। ओथ, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने दिन तक वो ऑफिस में रह सकता है, जैसे कि आपको पता है 5 साल तक प्रेसिडेंट रहता है, हालांकि उससे पहले भी बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उससे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, बट 5 साल। अच्छा, यूएसए में क्या है, एक प्रेसिडेंट मात्र 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, बट भारत में एनी नंबर ऑफ टाइम प्रेसिडेंट बन सकता है। हम लोग वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज है, तो इसलिए एक बार हम लोग जिसको बिठा देते हैं जिंदगी भर बिठाना पसंद करते हैं। उसके बाद इम्पीचमेंट, ओनली ग्राउंड स्पेसिफाइड फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में लिखा है कि अगर आपको एक प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका मात्र एक ही ग्राउंड है कि ही मस्ट हैव वायलेटेड एनी फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान विरोधी कुछ कार्य किया होगा तभी उसको हटाया जा सकता। अब संविधान विरोधी कार्य क्या है इसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। इम्पीचमेंट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस विच कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की जो प्रोसीजर है वो आप राज्यसभा में भी शुरू कर सकते हैं, लोकसभा में भी शुरू कर सकते हैं। बस अब मान लीजिए मैं पकड़ के चलता हूँ, वो लोकसभा में शुरू हुआ, तो लोकसभा में शुरू होने से पहले अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हम लोग 10 मंत्री हैं लोकसभा में, ठीक है, मैं ये वाला हूँ, मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 14 डेज की प्रायर नोटिस दूंगा प्रेसिडेंट को कि मैं आपके विरोध में ऐसा कोई बिल लाने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए 14 दिन बीत गए, 14 दिन बीत जाने के बाद ठीक 15वें दिन इस संसद में लोकसभा में 1/4 मेजॉरिटी से इस मोशन को अडॉप्ट किया जाएगा। यानी ये तो सिर्फ एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर्स ज़रूरत है। मान लीजिए 1/4 मेंबर्स एग्री कर जाते हैं कि हाँ चलो बात करते हैं प्रेसिडेंट को हटाने की, उसके बाद 2/3 ऑफ द मेंबर्स को इसको रेटिफाई करना पड़ेगा लोकसभा में कि हाँ हम लोग सब एग्री करते हैं, चलो इसे हटा देंगे। पहले राजी मानने सुनने के लिए ही 1/4 चाहिए,
और फिर मनाने के लिए 2/3 चाहिए। अब जैसे ही 2/3 हो जाता है ये बिल जाकर पहुंच जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको चाहिए 2/3 फिर से, इसमें और 1/4 नहीं लगेगा, 1/4 सिर्फ एक बार लगता है। फिर इसमें लगा 2/3, जैसे ही 2/3 लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बिल एक्ट बन जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट अपने आप हट जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो। अगर राज्यसभा से शुरू करोगे तो राज्यसभा में 1/4 पहले देना पड़ेगा और उसके बाद 2/3 दोनों हाउसेस में देना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको समझा दी। उसके बाद अनलाइक द इलेक्शन प्रोसेस द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ, अच्छा अभी आपको याद है, अभी मैंने बताया कि इलेक्शन के टाइम पे प्रेसिडेंट की राज्यसभा और लोकसभा के ओनली, राज्यसभा लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज यानी 3, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, बस इन सब के कौन, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं, है कि नहीं। बट जब प्रेसिडेंट को हटाना रहता है तब ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, देखिए मैं मिटा रहा हूँ। उसमें यूनियन टेरिटरीज की कोई काम नहीं रहती, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई काम नहीं रहती, और राज्यसभा लोकसभा में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है उसके इलेक्टोरल कॉलेज में और इम्पीचमेंट कॉलेज में, यानी कौन कौन क्या डिसाइड करेगा। उसके बाद वैकेंसी, अब वो प्रेसिडेंट का गद्दी खाली भी तो हो सकता है, बहुत सारे ग्राउंड्स पे खाली हो सकता है। एक कि उसका 5 साल का टर्म कंप्लीट हो गया, दूसरा उसे हटा दिया गया इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से, तीसरा उसने खुद रिजाइन कर दिया, चौथा उसकी डेथ हो गई, पांचवा उसकी इलेक्शन प्रोसीजर ही नल एंड वॉइड कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी, या वो खुद एक क्रिमिनल निकला है, इज डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बहुत सारी मेथड है, बट इसमें से आपको याद रखना है ये जो पहली वाली है, हाँ ये वाले देखिए, इफ़ द वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस एराइजेस, यहाँ पर इज नहीं होगा, एराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट, यानी मान लीजिए मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ तो मैं 5 साल तक बना, आज मेरा 5th ईयर कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ड्यूटी है कि वो मेरे टर्म ख़त्म होने से पहले मच एगो 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या कराएगा, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन करवा देगा, ताकि जिस दिन मैं हटूँ एक नया प्रेसिडेंट आके उस दिन गद्दी पे बैठ जाए और कोई भी ऐसे एक भी दिन ना हो जिस दिन बोला जाए कि भारत का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो बीच का कोई भी खाली पीरियड ना हो, इसलिए मेरे टर्म ख़त्म होने से पहले ही एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी केस में ऐसा ना हो पाए और मैं जिस दिन रिटायर कर रहा हूँ उस दिन तक कोई भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल बनाया है कि अप टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स मैं ही प्रेसिडेंट बन के रह सकता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 महीने तक मैं रहूँगा, 6 महीने के अंदर कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, इलेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान ली, अच्छा यहाँ पर तो मैं था ना ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट वाला आया नहीं है वो अलग बात है, बट मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो जब तक नेक्स्ट वाला ना आए मैं ही कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, ये पहली वाली चीज़ों को छोड़ दे अगर, बाकी सारे कॉजेज़ में देखिए, मुझे हटा दिया गया, मैं खुद रिज़ाइन करके चले गया, मेरी मौत हो गई, यानी ये सब में क्या मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इन सारे केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, और फिर से इलेक्शन हो जाता है और फिर न्यू प्रेसिडेंट आ जाता है, ये वाइस प्रेसिडेंट वापस चल जाता है। तो ये डिफरेंस है ये 6 वैकेंसी में, भले ही 6 के 6 वैकेंसी है, बट 6 वैकेंसी में अलग अलग तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। यहाँ पर मैंने लिखी है कि अगर और कोई भी वजह से प्रेसिडेंट की गद्दी खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद आते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में देखते हैं, सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताई है कि उसे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड रहता है, उसमें सारी पावर वेस्टेड रहती है, सारे डिसीजन उसके नाम पे लिए जाते हैं। तो हेडेड, वेस्टेड, नॉमिनेटेड। हेडेड का कौन सा आर्टिकल रहता है, आर्टिकल 52। अच्छा, एक रहता है कि ऑल द डिसीजंस ना ऑल द पावर्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड, तो वेस्टेड किस में रहता है, 53 में रहता है। ऑल द डिसीजन आर टेकन इन हिज नेम, तो नेम किस में रहता है, ये हुआ 52, ये हुई आपकी 53, और टेकन इन हिज नेम हुई 77। ठीक है,
तो ये 3 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे आर्टिकल सबके ज़बान पे रहना चाहिए। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर। ही कैन समन प्रोरोग बोथ द हाउसेस एंड डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, यानी वो सदन को बुला सकता है, भगा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो खुद नहीं करता, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे रिकमेंड करती है। ही कैन ऑल्सो कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग। जब भी लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग करना हो तो कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है? 108वां आर्टिकल यूज़ किया जाता है। तो उसमें भी प्रेसिडेंट दोनों सदन को बुलाता है, इन्वाइट करता है। ही हैज़ द राइट टू एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द जॉइंट सिटिंग। जब भी पहली बार कोई सदन बैठता है उसमें पहला जो एड्रेस रहता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हिज ओपनिंग एड्रेस सर्व्स एज द मीडियम टू हाईलाइट द लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी एक्टिविटीज़, यानी संसद का मेन मुद्दा क्या है, हम लोग किस विषय पे बात करने वाले हैं, ये भी प्रेसिडेंट बताता है सदन को। ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ रेस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट। मान लीजिए कोई बिल है जो कि बहुत महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है, उसे सदन पास नहीं कर रहा है, उसके लिए भी वो सदन को रिक्वेस्ट भेज सकता है। ही कैन अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अगर मान लीजिए स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर नहीं है और राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन नहीं है, उस केस में वो आदमी को नॉमिनेट करके डायरेक्ट गद्दी पे बिठा देता है। ही नॉमिनेट्स, राज्यसभा में जैसा कि आपको पता है 12 सदस्य को वो खुद नॉमिनेट करता है। ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। किसको निकालना है उसके बारे में भी उसका वो एक पावर उसके पास रहता है। हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज रिक्वायर्ड। जैसा कि आपको पता है कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेना ज़रूरी है। और जैसे कि और बहुत सारे आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 3 हमने पढ़ा है ना। आर्टिकल 3 जो अपना रहता है फॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट बाउंड्रीज, वो वाला, उसमें प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ज़रूरत पड़ती है। ही कैन प्रोम्यूलगेट ऑर्डिनेंसेस, यहाँ पर ऑर्डिनेंस एक एन और होगा, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ था ऑर्डिनेंस, यानी मान लीजिए अभी मुझे एक कानून बनाना है कि कोई भी गाड़ी 50 के स्पीड से आगे नहीं जानी चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर अपनी देश की हाईएस्ट स्पीड होनी है, ठीक है। तो इस पर मुझे कानून बनाना पड़ेगा, सदन को इस पर मोहर लगानी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज़, ये बिल क्या होगा, ये बिल जाके आगे एक्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए किसी भी कारण में, अच्छा कोई भी बिल एक्ट बनने से इसका 2-3 प्रोसीजर रहता है। क्या? सबसे पहले ये मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लोकसभा में जैसे इंट्रोड्यूस हो गया, लोकसभा से पास होके ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होने के बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसे असेंट देने से ये बिल एक्ट बन जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें लोकसभा है ही नहीं, अब लोकसभा एक हाउस नहीं है, तो ऐसा कैसे कि दूसरा हाउस सिर्फ मोहर लगा कर प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो बन जाएगा? नियम में तो लिखा है दोनों सदन हाँ में हाँ भरेंगे तभी जाकर प्रेसिडेंट इसमें साइन करेगा। तो इन सब केसेस में जहाँ पर एक सदन की एब्सेंस है या दोनों सदन की एब्सेंस है, इसमें हम लोग एक नया फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में क्या होता है? ऑर्डिनेंस है एक ठो मेथड ऑफ पैरेलल लेजिस्लेशन, जिसमें लोकसभा या राज्यसभा अगर प्रेजेंटली अभी एक्टिव नहीं है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक कानून देश में लागू कर सकता है। हालांकि वो अलग बात है, ये कानून भी बहुत सारे दायरे में आता है। ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज़ द पावर। यूनियन लिस्ट की टॉपिक्स पे ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, राज्य की कोई भी सूची पे ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता। इट इज़ बाउंडेड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, किसी का भी हनन राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, तो वो भी जैसा नॉर्मल कानून पे लागू होता है इस पे भी लागू होता है। एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द मीट, यानी जिस दिन भी दोनों सदन एक्टिव होंगे उसके 6 सप्ताह 6 वीक्स यानी 1.5 महीने के अंदर ही दोनों हाउसेस में इसे पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। अच्छा, पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ी थी कि लोकसभा और राज्यसभा मैक्सिमम कितने समय के लिए नहीं मिल सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स का इनमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कोई भी सदन मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए डिसबैंडेड रह सकती है। तो कुल मिला के अगर देखें एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम समय कितना हो सकता है? 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि नहीं। इसके बाद अगर इतना टाइम तक वो ऑर्डिनेंस को हम लोग एक्ट नहीं बनाते, वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है? नल एंड वॉइड हो जाता है। तो 6 महीना 6 सप्ताह। एन ऑर्डिनेंस कैन ऑल्सो बी ब्रॉट डाउन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स। 6 सप्ताह के पहले भी हम लोग ऑर्डिनेंस को
ख़त्म कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है। उसे हटाया जा सकता है 6 सप्ताह से पहले। बट अगर 6 सप्ताह तक या 6 महीना, जैसे कि आपको पता है लोकसभा मैक्सिमम कितने 6 महीना तक ही डिस्पेंडेड रह सकती है। राज्यसभा खैर वो तो परमानेंट हाउस है कि नहीं। राज्यसभा तो साल भर जिंदगी भर चलती रहती है। लोकसभा ही बार बार डिसॉल्व होता रहता है जब सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। तो मान लीजिए आज अगर कोई भी कारणवश लोकसभा गिर जाता है, लोकसभा में से सारे मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो मैक्सिमम 6 महीना तक ही लोकसभा को आप डिसबैंड करके रख सकते हैं। 6 महीना के अंदर नई लोकसभा आ जाएगी, और जैसे ही आई आने से 6 वीक्स के अंदर आपको ये चीज़ पास करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितनी हुई 6 मंथ प्लस 6 वीक, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल 7.5 महीना 7.5 मंथ से कोई चीज़ आप ऑर्डिनेंस को डायरेक्टली ऐसे ही बचा के रख सकते हो। उसके बाद तो उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरनी ही पड़ेगी। उसके बाद फाइनेंशियल पावर, बिफोर द बिगनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल यूनियन बजट कौन ले करता है? यूनियन बजट इज लेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हीज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड किस में? मनी बिल में। ही कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन। कॉन्टिजेंसी फंड जो कि 500 करोड़ का एक फंड है वो भी डायरेक्टली उसी के अंडर में आता है। उसके बाद आती है जुडिशियल पावर्स। उसके पास क्या क्या जुडिशियल पावर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्षमावली, मर्सी प्ली। अच्छा, मर्सी प्ली में भी 5 तरह की मर्सी होती है। अब ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे समझाता हूँ, डायग्राम बाद में देखिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ पार्डन, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ कम्यूट, यहाँ पर लिखता हूँ रेमिशन। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, पार्डन, कम्यूट, रेमिशन। उसके बाद आता है रेस्पाइट। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ उसके रीज़न है। उसके बाद आती है रिप्राइव, REP, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा उसका रीज़न है। पार्डन यानी पूरा, फुल, सब खत्म, जब पूरा क्षमा दे दिया। कम्यूट यानी नेचर ऑफ द पनिशमेंट को हम लोग चेंज कर देते हैं। मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है आपको, तो उसे हम लोग कर देंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, ठीक है। या तो नहीं, इसको ऐसे पकड़िए, मान लीजिए आपको कैपिटल पनिशमेंट हुई है, फांसी की सज़ा हुई है, कैपिटल पनिशमेंट हुई है, तो उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा घटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या, मैं टाइम पीरियड नहीं घटा रहा हूँ, यहाँ पर नेचर ऑफ द पनिशमेंट को चेंज कर दे रहा हूँ। बट रेमिशन में क्या होता है, लाइफ अभी प्रिजनमेंट है, प्रिजनमेंट को मान लीजिए आपको 14 साल की जेल हुई थी, मैं आपको 10 साल कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचर ऑफ द पनिशमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ द पनिशमेंट चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर नेचर और टाइम पीरियड दोनों चेंज हुए तो रेस्पाइट बनता है, ठीक है। और रिप्राइव यानी अभी के लिए स्टे, आपको थोड़ी सी राहत दे देता हूँ ताकि आप कानूनी प्रोसीजर और थोड़ा कंप्लीट कर लो। ना मैं आपका नेचर घटा रहा हूँ, ना टाइम पीरियड घटा रहा हूँ, और ना ही दोनों घटा रहा हूँ। थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूँ आपको ताकि आप लीगल बैटल फाइट कर सको, ठीक है। पार्डन यानी सब साफ, कम्यूट यानी नेचर ऑफ द पनिशमेंट घटाया जाएगा, रेमिशन यानी टाइम पीरियड ऑफ द पनिशमेंट घटाया जाएगा, रेस्पाइट यानी दोनों घटाए जाएंगे, और रिप्राइव यानी कुछ भी नहीं घटाया जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाएगा जिससे आप लीगल बैटल्स फाइट कर सकें, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ केसेस में आर्टिकल 143 एक आर्टिकल है जिसमें क्लियरली लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली कानूनी सलाह ले सकता है कि भाई मुझे एक चीज़ में डाउट है, क्या ऐसा करना सही रहेगा, तो ये एडवाइस ले सकता है। लेकिन आर्टिकल 143 में भी अगर क्लॉज 1 के तहत वो ले तो सुप्रीम कोर्ट उसे एडवाइस देना मैंडेटरी है। लेकिन अगर 143 के सब क्लॉज 2 से अगर वो कुछ सुप्रीम कोर्ट से पूछे तो सुप्रीम कोर्ट उसका आंसर दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देती है उसे प्रेसिडेंट मानना या नहीं मानना वो कंप्लीटली प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर सारी थ्योरी मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिप्लोमेटिक पावर यानी जितने भी राजदूत हैं, एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है, उनका भी अपॉइंटमेंट वही प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद आती है मिलिट्री पावर, उसको तो चीफ ऑफ ऑल डिफेंस बोला जाता है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, सबके चीफ भी वही अपॉइंट करता है। ही हैज़ द पावर टू टेक एक्शन एज टू डिक्लेयर वार और पीस। हाँ, वो अलग बात है, वो खुद से नहीं करता है, उससे सब एडवाइस करते हैं, बट उसी के बिल नाम पे ही सारे बिल फाड़े जाते हैं।
इमरजेंसी पावर, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, वो तो हम लोग इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आर्टिकल 352, 356 और 360, इन 3 टाइप के इमरजेंसी में प्रेसिडेंट ही वो आदमी है जो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। ठीक है, इमरजेंसी वाले चैप्टर में ये 3 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? मान लीजिए मैंने आपको बताया एक चीज़ लोकसभा से पास हुई, राज्यसभा पहुंची, राज्यसभा से पास हुई, प्रेसिडेंट के पास पहुंचे। अब जैसे ही वो चीज़ प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है, प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं। क्या? एक तो वो बिल को हाँ बोल दे, एक तो वो बिल को ना बोल दे, एक वो कुछ भी ना बोले, चुप रहे। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप के पावर है इन्हें ही कहते हैं हम लोग वीटो पावर। जिसको हाँ बोल दे तो वो क्या कर रहा है, तो उसमें तो वो राजी हो गया। ठीक है, जिसमें ना बोले, सेकेंड वाले केस में उसने क्या कहा, ना, इसे कहता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, अच्छा, अगर ना नहीं बोल के वो क्या करे, इसे वापस से राज्यसभा या लोकसभा भेजे कि जाओ और थोड़ा सा चेंजेस करके लाओ। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। लेकिन अगर कुछ भी ना बोले, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। कुछ नहीं बोला, पॉकेट में डाल दिया, पॉकेट में डाल के चुपचाप बैठ गया। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो यानी ना, मना कर दिया। सस्पेंसिव वीटो यानी वापस भेज दिया कि भाई कुछ चेंजेस करके मेरे पास भेजो। वो अलग बात है कि अगर लोकसभा राज्यसभा कुछ भी चेंजेस नहीं करके फिर से इसके पास भेजते तो इसे हाँ में हाँ भरनी पड़ेगी। ठीक है, वो चेंजेस करना नहीं करना वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के ऊपर में है, बट एक बार वो वापस भेज सकता है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, ही मे डिक्लेयर हिज असेंट, ही मे विथहोल्ड हिज असेंट, या वो कुछ भी ना करे। ठीक है, लेकिन आपको पता है मनी बिल में वो ये सब नाटक नहीं कर सकता। क्यों? मनी बिल सबसे पहले उसका प्रायर परमिशन से ही हम लोग लाते हैं। तो जब तुमने पहले ही हाँ बोल दी, हमने बिल बना दिया, अब जब वापस फाइनल सिग्नेचर के लिए भेज रहे हैं तो इसका रोकने का कोई मतलब नहीं। क्यों? ये प्रेसिडेंट से ही हो के ही जनरेट होता है मनी बिल। तो मनी बिल में ये सब वीटो का नाटक नहीं चल सकता, बाकी सारे केसेस में वीटो का नाटक ज़रूर चल सकता है। तो एब्सोल्यूट वीटो यानी जिसमें मना कर दे। उसके बाद आता है सस्पेंसिव वीटो, जिसमें कहाँ गया, हाँ, इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव वीटो विच कैन बी ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। यानी वो एक चीज़ को मना करके लोकसभा राज्यसभा के पास वापस भेज देता है कि कुछ चेंजेस करके भेजो। अगर वो कोई भी चेंजेस नहीं करते फिर से इसके पास भेजते तो इसे हाँ में हाँ भरनी पड़ेगी। ठीक है, और पॉकेट वीटो जिसमें वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए कुछ भी ना बोल के वो बिल को अपने पास रख देता है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में 10 डेज का ही मैक्सिमम पॉकेट वीटो का फ़ायदा यूएस प्रेसिडेंट उठा सकता है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वीटो बहुत बार यूज़ किया गया, बट 2 मेजर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 2 इंस्टेंसेस मैंने यहाँ पर रख दिए जहाँ पर प्रेसिडेंट ने साइन करने से मना कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद और आर वेंकटरमण ने 2 बिल में साइन करने से मना किया, तो वो बिल खराब हो गया, वो एक्ट कभी बन ही नहीं पाया। ठीक है, उसी तरह सस्पेंसिव वीटो में भी है और पॉकेट वीटो में। तो ये फेमस केस जो एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है, ज्ञानी जेल सिंह का इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल 1986 का, जिसमें उन्होंने कुछ भी ना करके उसे बस पॉकेट में डाल के रख दिया था। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह का बहुत फेमस मैटर है ये। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आ जाता है जिसमें प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज हिज वीटो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में ऐसा कानून बना दिया गया कि संविधान संशोधन अधिनियम में आप लोग कुछ भी वीटो पावर प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकता। बाकी सारे बिल्स में आप लोग कर सकते हैं, हाँ, मनी बिल में भी नहीं कर सकता और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं कर सकता। उसके बाद अब बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब क्या होता है ना, अब तो हमने लोकसभा राज्यसभा की बहुत सारी बात की, एक और क्या होता है जब गवर्नर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी आपको हिंट्स दे देता हूँ। जैसा लोकसभा और राज्यसभा से पास हुई हर कानून को प्रेसिडेंट के पास से गुजरना पड़ता है, वैसे राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उसे गवर्नर का सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ता है। बट गवर्नर क्या करता है, कुछ कुछ टाइम पे ये चीज़ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है, लिखता है दिस मैटर हैज़ बिन रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट। तो वो क्या करता है, गवर्नर क्या करता है, ये वाली चीज़ को प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। अच्छा, मान लीजिए गवर्नर ने एक चीज़ थी, एक कानून थी, उसे अपनी हाँ नहीं दे के प्रेसिडेंट के पास भेज दी। अब प्रेसिडेंट के पास फिर से वही 3 चीज़ आ जाता है, क्या, हाँ बोल दे, ना बोल दे, या कुछ भी ना बोले। अगर हाँ बोल दिया तो प्रेसिडेंट के पास से गवर्नर के पास वापस चल जाता है, गवर्नर भी हाँ बोल देता है और ये चीज़ बिल एक्ट बन जाता है। बट अगर वो इसको ना बोल दे
तो इसमें और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर से कानून बना के फिर से गवर्नर के पास भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ भी ना बोले तब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वंस अ थिंग हैज़ रीच्ड द प्रेसिडेंट यू कैन नॉट डायरेक्ट हिम टू डू समथिंग। आप उसे ऑर्डर नहीं कर सकते कि इतना दिन हुआ क्यों मेरा बिल को एक्ट नहीं बनने दे रहा है। तो ही में डिक्लेयर हिज असेंट, ही में विथ होल्ड हिज असेंट, और एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल वो इसे वापस भी भेज सकता है। अच्छा, अगर वो इसे वापस भेज देता है एंड अगेन the bill is passed by the state legislature with or without amendments and is presented again to the president for his consent, the president in this case is not bound to give his assent। ठीक है, जैसे कि लेकिन लोकसभा और राज्यसभा मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रेसिडेंट वापस भेजता है तो लोकसभा राज्यसभा अमेंडमेंट करे ना करे, अगर फिर से प्रेसिडेंट के पास वापस भेज देता है तो इसे साइन करना ही पड़ेगा। बट स्टेट वाले केसेस में स्टेट लेजिस्लेटिव के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि मैंने इसे एक चीज़ भेजा, प्रेसिडेंट ने मुझे वापस भेजा, मैं फिर से इसे भेज दूंगा तो प्रेसिडेंट को अभी साइन करना पड़ेगा। नहीं, वो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब एक 3 फेमस केस है। एक था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो प्रेसिडेंट हर बात में ऑर्डिनेंस लेके आ जा रहा है, ये ना प्रेसिडेंट थोड़ा सा शानपट्टी कर दे रहा है। क्या शानपट्टी कर रहा है? उसे पता है कि अगर मैं कोई एक बिल लेके आता हूँ तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल आगे पास ना हो पाए। तो कुछ कुछ सरकारें क्या करती थी, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस ले आती थी। समझ रहे हैं? टू बाईपास दिस प्रोसीजर ऑफ लोकसभा देन राज्यसभा देन प्रेसिडेंट, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस ले आती थी। तो और ये जो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लाता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि ये जो ऑर्डिनेंस लाने का ये जो प्रोसीजर है आप इसे जुडिशियल रिव्यू के तहत चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है कि इसको सच में ऑर्डिनेंस की ज़रूरत थी या इट हैज़ जस्ट बिकम अ प्रोसीजर टू बाईपास दी नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, आरसी कूपर में तो सरकार इंदिरा गांधी तो आपको पता है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975 में नियम बना दी कि प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस वाज मेड फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट कुछ भी ऑर्डिनेंस ये जो ऑर्डिनेंस लाए कभी भी लाए, आप इससे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बट फिर तो आपको पता है लग जाती है आपकी इमरजेंसी, और उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी एक नई सेशन होती है प्रेसिडेंट आके संबोधित करता है सबसे पहले, है कि नहीं? तो संबोधित करने के बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा में भी किया जाता है, राज्यसभा में भी किया जाता है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में डिफीट हो जाता है, बहुमत से पास नहीं हो पाता है, तो ये सरकार गिर जाती है। लेकिन राज्यसभा में अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो या नहीं हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लोकसभा में अगर वो चीज़ डिफीट हो जाती है मोशन ऑफ थैंक्स, यानी इसका क्या मतलब है, जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो अभी प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है और पीएम और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे क्या अनसेटिस्फाइड है। तो अनसेटिस्फाइड है तो प्रेसिडेंट संबोधन के बाद जो मोशन ऑफ थैंक्स आया उसे इन लोग ने रिजेक्ट कर दिया, यानी ये मोशन ऑफ थैंक्स हार गया, सरकार हार गई। बट राज्यसभा में वो हार जाने से भी कोई दिक्कत नहीं, सरकार नहीं गिरती है। नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जो 12 संसद राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं तो उसमें प्रोविजन है 12 में से 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होना चाहिए। बट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 में ये जो एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया। ST SC OBC वाली रिजर्वेशन अभी भी है, एंग्लो इंडियन वाली हटा दी गई है। उसके बाद आती है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट चीख के बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट जो पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है उसमें कंप्लीटली प्रेसिडेंट का राइट है। अगर प्रेसिडेंट किसी को पार्डनिंग पावर देने से मना कर देता है तो आप ये जो डिसीजन है इसे कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि उसने आपको क्षमा देने से मना कर दी तो आप जाके प्रेसिडेंट के खिलाफ केस कर दो कि मुझे देखो वो क्षमा नहीं दे रहा है। उसकी मर्जी, उसको ठीक लगेगा तो वो देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। और अगर एक बार प्रेसिडेंट ने इसे खारिज कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप उसे 10 बार भेजते रहो और बोलते रहो कि अभी तो मेरी याचिका प्रेसिडेंट के पास दायर हुई है
नहीं आया है। एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया, ठीक है। आप 10 बार भेजो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी के साथ आज अपनी ये वाली क्लास ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी क्लास थी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।